जी अस्सलाम वालेकुम। कैफे आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर 20। आज का लेक्चर आपके लिए थोड़ा कंसेप्चुअली रिच लेक्चर होने जा रहा है। इसमें कुछ कंसेप्ट थोड़े से ज़्यादा हैं, ठीक है। इसीलिए बैलेंस करने के लिए लेक्चर की तरतीब को बदला है। आज हम होम असाइनमेंट डिस्कस नहीं कर रहे हैं, आज डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है, ताकि ओवर बर्डन ना हो जाए। मैं इसलिए चाह रहा हूँ ताकि टाइम हमारा सारा लेक्चर पे लगे, आहिस्ता आहिस्ता चले, ताकि कंसेप्ट सारे आसानी से आप समझ लें। वरना फिर होम असाइनमेंट में डिस्कस हुई, टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। कम टाइम में ज़्यादा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करें, अंडरस्टैंडिंग कंप्रोमाइज़ होती है। हम टाइम ज़्यादा करते हैं ताकि कंसेप्ट आसानी के साथ उसमें फिट हो जाए, दरमियान में 2-3 दफ़ा हम रिवीजन भी कर सकें। इसलिए आज होम असाइनमेंट डिस्कस, लेकिन डिस्कस जरूर होगी इंशाल्लाह कल, ठीक है। और आज की होम असाइनमेंट भी आपने साथ ही करनी है, वो भी साथ डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लेक्चर में जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी बिल्कुल। हमने लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 में एलिमेंट्स पढ़े थे, उसमें कुछ एडिशनल एलिमेंट्स थे। उस एडिशनल एलिमेंट में एक लाइन लिखी थी, उस लाइन का मतलब अच्छे तरीके से समझ लीजिए। वो लाइन क्या लिखी थी? एडिशनल एलिमेंट्स के साथ, दैट इज एलिमेंट विच मेक रिपोर्ट मॉडिफाइड। इसका यह मतलब नहीं है कि जब रिपोर्ट मॉडिफाइड होगी तो ये एलिमेंट आएंगे, ये मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या है? जब ये एलिमेंट आएंगे तो रिपोर्ट मॉडिफाइड हो जाएगी। जो लिखा हुआ दैट इज एलिमेंट विच मेक रिपोर्ट मॉडिफाइड, इसका मतलब क्या है? जब ये एलिमेंट आएंगे तो रिपोर्ट मॉडिफाइड हो जाएगी। तो उनका क्वेश्चन ये था कि सर अगर रिपोर्ट जो है ओपिनियन अनमॉडिफाइड है तो क्या फिर ये एलिमेंट आ सकते हैं? ओपिनियन अनमॉडिफाइड है क्या फिर एलिमेंट बिल्कुल आ सकते हैं। सिंपल और याद रखिए, ओपिनियन अलग पैराग्राफ है, उसका डिसीजन अलग होगा। एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर वगैरह वाले ये अलग पैराग्राफ है, इनका डिसीजन अलग होगा। ये इंडिपेंडेंट डिसीजन करने हैं आपने, एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ऐसा नहीं है कंसेप्ट कि ओपिनियन अनमॉडिफाइड होगा फिर ये आएंगे, या ओपिनियन अनमॉडिफाइड होगा तो ये एडिशनल वाले एलिमेंट नहीं आएंगे, कोई ताल्लुक नहीं। हो सकता है ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो, ये एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर वगैरह आ जाए। हो सकता है ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो, ये ना आए। हो सकता है ओपिनियन मॉडिफाइड हो, एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर वगैरह आ जाए। हो सकता है ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो, मॉडिफाइड हो और ये ना आए। यानी कोई ताल्लुक नहीं है इनका, इंडिपेंडेंट डिसीजन है। ओपिनियन का डिसीजन अलग होगा और एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर का डिसीजन अलग होगा, जिसे आप कहते हैं इंडिपेंडेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ये दोनों। क्लियर जी? ठीक है। तो ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो, एमसीक्यू मैटर आ सकता है, अदर मैटर भी आ सकता है। ओपिनियन क्वालिफाइड हो, एमसीक्यू मैटर भी आ सकता है, अदर मैटर भी आ सकता है। कोई ताल्लुक नहीं इनका। और की क्वेश्चन? जी बिल्कुल। 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वेश्चन ये, अगर 2 सेट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप बनाते हैं, क्या ये पॉसिबल है कि एक सेट पे ओपिनियन अनमॉडिफाइड हो और दूसरे पे मॉडिफाइड हो? बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकता है। नहीं, वो तो फ्रेमवर्क डिफरेंट है ना, वो तो फ्रेमवर्क डिफरेंट है, इस वजह से ओपिनियन चेंज हो रहा है। हो सकता है क्रूअल बेसिस के मुताबिक कैलकुलेशन ठीक की गई हो, कैश बेसिस के मुताबिक कैलकुलेशन ठीक ना की गई हो। तो क्रूअल बेसिस वाली जो जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट का फ्रेमवर्क है, उसके ऊपर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे दिया जाए। जो स्पेशल पर्पस है उसके ऊपर मॉडिफाइड पॉसिबल है। ठीक है। और की क्वेश्चन? और की क्वेश्चन? अच्छा, स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक बने तो हम क्या एमसीक्यू मैटर और अदर मैटर दोनों रिपोर्ट में इंक्लूड करते हैं? लेकिन दोनों की रीजन डिफरेंट है। स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क यूज किया है, एमसीक्यू मैटर किस वजह से दे रहे हैं? स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए। और अदर मैटर किस वजह से दे रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से। ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। अगर केस स्टडी में उसने सिर्फ इतना लिखा, अब सुनते जाइएगा मेरी बात को, कि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी हैं, आप लिखेंगे एमसीक्यू मैटर। अगर वो कहता है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है और डिस्ट्रीब्यूशन और सिर्फ एक यूजर के लिए बनी है, तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए एमसीक्यू मैटर। 2 बातें लिखेंगे आप, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के लिए एमसीक्यू मैटर, और चूंकि एक स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बनी है तो फिर अदर मैटर पैराग्राफ डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। और अगर क्वेश्चन के अंदर कहे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, सिर्फ एक यूजर के लिए बनी है और ऑलरेडी जनरल पर्पस भी बनी हुई थी, अब आपने 3 चीजें लिखनी है। नंबर 1 एमसीक्यू मैटर स्पेशल पर्पस की वजह से, नंबर 2 अदर मैटर डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से, नंबर 3 फिर से अदर मैटर 2 सेट्स की वजह से।
तो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के लिहाज से डिसाइड करना है। समझ आई बात? फिर से अगर क्वेश्चन में बोले सिर्फ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, अगर कहे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क और स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बना है, फिर एमसीक्यू मैटर भी अदर मैटर भी, और अगर कहे स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क स्पेसिफिक यूजर्स के लिए बना है और जनरल पर्पस भी बन चुका था, तो फिर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क एमसीक्यू मैटर, स्पेसिफिक यूजर की वजह से अदर मैटर, टू सेट्स की वजह से भी अदर मैटर। क्लियर हुई है बात? तो असल में कंसेप्ट ये नहीं है कि एक चीज की वजह से तीनों इफेक्ट आ रहे हैं, नहीं, फर्क रीजन है। एमसीक्यू मैटर स्पेशल पर्पस की वजह से है, अदर मैटर स्पेशल पर्पस की वजह से नहीं है, स्पेसिफिक यूजर की वजह से है, और दूसरा अदर मैटर टू सेट्स की वजह से है। समझ आ रही है बात की? भाई क्लियर हो रहा है? कंफ्यूजन तो नहीं है? अच्छा मुझे ये बताइए, कर दी खत्म, मुझे ये बताइए, अगर किसी जगह पे आपने कहीं पे इन्वेस्टिगेशन करनी है और रिपोर्ट अपने बॉस को देनी है, उधर एक बड़ा मसला है, ये यूं ही सवाल पूछ रहा हूं, शायद कभी आगे फ्यूचर में क्या काम है, उस जगह आपको तफ्तीश करने के लिए भेजा, आपके बॉस ने, आप आईजी है, आप इंस्पेक्टर है, मैंने कहा जाओ तफ्तीश करके आओ, आप जय वहाँ पे गए, उधर पता चला मर्डर भी हुआ है, उधर पता चला कि डकैती भी हुई है। अब मर्डर वाला मसला बड़ा है, डकैती वाला मसला छोटा है निस्बतन। आप अपने बॉस को जब रिपोर्ट देंगे तो उसमें सिर्फ बड़े वाला मसला देंगे कि बड़े मसले के साथ छोटा भी चूंकि मसला आइडेंटिफाई तो हो चुका है, वो भी रिपोर्ट में, दोनों अच्छी रिपोर्टिंग की यही निशानी है, इसमें कायम रहना है। अच्छा दूसरा सवाल मुझे बताइए, पहले कौन से मसला के बारे में बताएंगे? बड़े, इसके ऊपर भी कायम रहना है। ये आगे चल के इस चैप्टर का जो आखिरी लेक्चर होगा ना, उसमें मैं दोबारा आपको ये बताऊंगा कि अगर किसी ऑडिट में परवेसिव मिसस्टेटमेंट हो और परवेसिव और मटेरियल स्कोप लिमिटेशन हो, परवेसिव हो सकता है कि नहीं? बड़ा मसला परवेसिव मिसस्टेटमेंट भी है, छोटा मसला मटेरियल स्कोप लिमिटेशन भी है, तो रिपोर्ट में एक का जिक्र होना चाहिए कि दोनों का? पहले किसका जिक्र हो? परवेसिव का। तो ओपिनियन तो एक ही आता है, ओपिनियन कौन सा आएगा? एडवर्स ओपिनियन। लेकिन क्या बेसिस में जो छोटा मसला भी बता देना चाहिए, बड़ा तो बताएंगे। इस कंसेप्ट के ऊपर आपने कायम रहना है, ये अभी नहीं आपको बता रहा, ये तो आखिरी लेक्चर में बताना है मैंने आपको, इस चैप्टर के आखिरी लेक्चर में। और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। जी जी हाँ बिल्कुल, मैं समझ गया। उन्होंने कहा बात का पता क्या, एक दफा आई आपने क्वेश्चन पूछा, ये C5 लेवल का क्वेश्चन था, उसने कहा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनी है, इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट बताइए। क्वेश्चन था 4 नंबर का। मेरे जहन में आया ये बात, अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि एग्जाम में आपने कैसे अटेम्प्ट करना है इसको। मैंने सोल्यूशन बनाते हुए लिखा ऑडिटर शैल इंक्लूड एमसीक्यू मैटर पैराग्राफ इन हिज रिपोर्ट इन विच ऑडिटर शैल स्टेट that matter being emphasized, reference to notes of the accounts and statement that auditor's opinion is not modified। मैंने हिसाब किताब लगाया, 1 नंबर मिल जाएगा मुझे एमसीक्यू मैटर लिखने का ऊपर, और 3 नंबर ये 3 बातें लिखने के मिल जाएंगे, 4 नंबर पूरे हो गए। फिर जब मैंने सोल्यूशन देखा उसमें उसने ये बातें लिख के नीचे एक और बात लिखी हुई थी, इफ हालांकि क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं था कि स्पेशल पर्पस का यूजर भी स्पेसिफिक है, स्पेसिफिक यूजर का जिक्र नहीं किया था उसने, नहीं लिखा इफ distribution, if these financial statements are prepared for specific user, then auditor shall also include other matter paragraph in his report to restrict the distribution of report। अब मैं परेशान कि क्वेश्चन के अंदर तो उसने जिक्र किया ही नहीं, ये बताया स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक यूजर स्पेसिफिक है कि नहीं बताया, सोल्यूशन में क्यों किया? फिर मेरे जहन में आया इस वजह से कि क्योंकि ज्यादातर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क बनता ही स्पेसिफिक यूजर के लिए, तो डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट करनी बनती ही है, ठीक है। लेकिन याद रखें कि आप इफ करके लिखेंगे, क्योंकि कुछ केसेस ऐसे होते हैं प्रैक्टिकली, वो मैं आपके लेवल पे नहीं बताना चाह रहा, कि जिनमें स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट रिस्ट्रिक्ट नहीं होती। अब थोड़ा एडवांस कंसेप्ट हो जाएगा। तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनना अलग है और डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट करना अलग है। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कंसेप्ट फिर कॉम्प्लेक्स हो जाना है, कोई बात नहीं, रिस्क ले लेते हैं। कंपनी बैंक के पास गई, ऑलरेडी ऑडिट हो चुका है जनरल पर्पस के मुताबिक, बैंक के पास गई, सर लोन लेना है। बैंक ने कहा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनवा के लाओ, ऑडिट करवा के लाओ। कंपनी ने कहा सर ऑडिटेड है। बैंक ने कहा इसको साइड पे करो, हम ये तो जनरल पर्पस फ्रेमवर्क में तो प्रॉफिट के ऊपर फोकस होता है कि सही है कि नहीं, हमें तुमने प्रॉफिट थोड़ी ना, हमें प्रॉफिट में हिस्सा थोड़ी मिलना है, हमें तो कैश है, कैश बेसिस के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेके आओ। अब मुझे ये बताइए कैश बेसिस स्पेशल पर्पस है? हमने क्या लिया, ठीक है हम रिपोर्ट दे देते हैं, एमसीक्यू मैटर आएगा। एमसीक्यू मैटर देके जब हमने अदर मैटर पैराग्राफ इंक्लूड करने लगे ना, कंपनी ने कह दिया सर रुक जाएं, आप अदर मैटर पैराग्राफ क्यों देने लगे हैं? हमने कहा एक तो टू सेट की वजह से, अच्छा टू सेट को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दें,
हमने कहा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। उसने कहा सर स्पेशल पर्पस जरूर है, लेकिन मेहरबानी फरमा के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट ना करें। हमने कहा क्यों ना करें, जब स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क बनता है स्पेसिफिक यूजर के लिए है, तो डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट क्यों ना करें। उन्होंने कहा सर देखें, बैंक ने मांगा जरूर है, लेकिन गारंटी नहीं है एमसीबी लोन दे देगा। अगर एमसीबी ने रिजेक्ट कर दिया, हमने फैसल बैंक के पास जाना है, फैसल बैंक ने रिजेक्ट कर दिया, हम मिजान बैंक के पास जाएंगे। अब अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ना कि ये एमसीबी ही है और वो हमें लोन नहीं देता, हमें फिर फैसल बैंक में जाने के लिए दोबारा ऑडिट करवाना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि वो तो डिस्ट्रीब्यूशन रिजेक्ट कर दी, हमें मिजान बैंक के पास जाने के लिए दोबारा करवाना पड़ेगा। तो हमें इतना पता है कि जो भी बैंक है ना मांगेगा वो स्पेशल पर्पस ही, लेकिन आप इसकी डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट ना कीजिए, ताकि अगर एक बैंक नहीं देता तो हम उसी रिपोर्ट को उठा के दूसरे बैंक को देते, दूसरा बैंक नहीं देता तो तीसरे बैंक को। अब बताइए, है स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, क्या डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इसीलिए अब मेन कंसेप्ट सुन ले कि जब कभी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क के मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती है ना, अमूमी तौर पे डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, हमेशा किया जाए लाजमी नहीं है। इसलिए मेरा मशवरा आपको यह है कि जब कभी केस स्टडी के अंदर वो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क का जिक्र करें ना, एमसीक्यू मैटर तो लाजमी है, वो तो 100% आएगा ही आएगा, लेकिन इफ करके अदर मैटर भी लिख दिया करें, चाहे क्वेश्चन में उसने जिक्र नहीं भी किया, लेकिन जिक्र कर दे, लेकिन क्या करके, इफ डिस्ट्रीब्यूशन इज रिस्ट्रिक्टेड। ये क्यों? क्योंकि अमूमी तौर पे रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, लेकिन सीफैप लेवल का कंसेप्ट बता रहा हूं, हमेशा रिस्ट्रिक्ट किया जाए लाजमी नहीं है। समझा पाया हूं कि नहीं? ठीक है, तो आइंदा जब कभी उसने कहा स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, एमसीक्यू मैटर तो 100% आएगा ही आएगा, इफ करके अदर मैटर। और इफ की रीजन मैं बता दी, क्योंकि एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा क्लास में कि सर जब कभी स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क होता है हमेशा एमसीक्यू मैटर अदर मैटर दोनों आते हैं। इसका जवाब है प्रैक्टिकली नहीं, हो सकता है अदर मैटर आए, हो सकता है ना आए, लेकिन एग्जाम में आपने दोनों लिखने हैं, अदर मैटर भी लिखना है, लेकिन इफ करके। क्यों इफ करके अदर मैटर भी लिखना है? क्योंकि स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क अमूमी तौर पे स्पेसिफिक यूजर्स के लिए होता है। ये बात समझ आई कि नहीं? तो ये टिक्की थी, एडवांस लेवल की थी, उम्मीद है समझ आ गई होगी, नहीं तो कोई मसला नहीं, केस स्टडी आएगी उधर डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। लेकिन सिंपल ध्यान में रखें, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, एमसीक्यू मैटर आएगा ही आएगा, इफ डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो अदर मैटर भी आएगा, सिंपल। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन को रिस्ट्रिक्ट ना भी करे तो स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क है, एमसीक्यू मैटर आएगा ही आएगा, और अगर टू सेट है तो अदर मैटर आएगा ही। लेकिन अदर मैटर किस वजह से आएगा? फिर टू सेट के डिस्ट्रीब्यूशन रिस्ट्रिक्ट करने की वजह से नहीं। आपको ना दो चीजें देखे, अगर कंसेप्ट समझना, दो चीजें पता होनी चाहिए, क्या इफेक्ट आ रहा है रिपोर्ट में और क्यों आ रहा है। आप ना सिर्फ जब ये डिसाइड कर लेते हैं ना क्या इफेक्ट आ रहा है, इसके आगे नहीं सोचते फिर, हालांकि असल कंसेप्ट बिल्ड होता है इसके आगे, भाई ये आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्यों मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है, क्वालिफाइड ओपिनियन आ रहा है, क्यों आ रहा है, मिस स्टेटमेंट है, स्कोप लिमिटेशन है। तो कोई भी केस पढ़ के आपने जब इंपैक्ट रिपोर्ट बताना है तो दो चीजें, क्या इंपैक्ट होगा, क्यों होगा, क्यों है असल कंसेप्ट, क्या इंपैक्ट आएगा, ये मेरे से अगर पूछे ना एज टीचर मैं कहूंगा ये रटा है, क्या इंपैक्ट आएगा, क्यों आएगा, कंसेप्ट इसमें छुपा है। एमसीक्यू मैटर आएगा, ठीक है, क्यों आएगा, ये कंसेप्ट है, ठीक। और की क्वेश्चन? जी जी, नहीं, टू सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अदर मैटर में क्या लिखा जाएगा वो मैंने आपको नीचे वो लिख के दे दिया, डेढ़ लाइन है कि हमने सिर्फ इतना लिखना होता है कि हमने एक और सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी वेरीफाई किया है जिसके ऊपर इस दिन हमने ये रिपोर्ट दिया, बस इतना लिखते हैं, बाकी डिटेल नहीं लिखते, बाकी डिटेल नहीं लिखते। चलिए अब आज के कंसेप्ट की तरफ चले। उससे पहले पॉइंट्स टू नोट, ओके 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 ओके। टैक्स वाला अभी नहीं छेड़ा, वो की ऑर्डर मैटर के साथ बताऊंगा, टैक्स वाला की ऑर्डर मैटर में एग्जांपल आई था। ये सुन लें पॉइंट, एवरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट। इंपॉर्टेंट किस, वैसे तो हर एलिमेंट अहम है, आप इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि एग्जाम में जो टेस्ट होगा, एग्जाम में बोर्ड के सारे एलिमेंट टेस्ट नहीं होते। कौन से एलिमेंट टेस्ट होते हैं? ये वाले जो लिख दिए, ये आपके लिए समझना ज्यादा जरूरी है। मॉडिफाइड ओपिनियन, एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर, की ऑडिट मैटर, गोइंग कंसर्न। 1 2 3 4 5, फिर से बोले कितने इंपॉर्टेंट एलिमेंट है? 5। कौन कौन से? मॉडिफाइड ओपिनियन, एमसीक्यू मैटर, अदर मैटर, की ऑडिट मैटर, गोइंग कंसर्न। Has its own list of situations when it will be included in report. हर एक की अपनी अपनी लिस्ट है जब ये कब ये पैराग्राफ आएगा। यानी मॉडिफाइड ओपिनियन की अपनी लिस्ट है, एमसीक्यू मैटर की अपनी लिस्ट है, अदर मैटर की अपनी लिस्ट है, की ऑडिट मैटर की अपनी लिस्ट है, गोइंग कंसर्न की अपनी लिस्ट है। जब वो लिस्ट में से आ जाए मसला, जैसे मॉडिफाइड ओपिनियन है, मिस स्टेटमेंट और स्कोप लिमिटेशन, मिस स्टेटमेंट की लिस्ट भी पड़ी, स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट भी पड़ी। जब मिस स्टेटमेंट या स्कोप लिमिटेशन में से कोई मसला सामने आ जाए तो मॉडिफाइड ओपिनियन देना। एमसीक्यू मैटर की अपनी लिस्ट है, एमसीक्यू मैटर की लिस्ट में से कोई आ गई सिचुएशन, एमसीक्यू मैटर। अदर मैटर की अपनी लिस्ट है, उसमें से कोई मसला आ गया, अदर मैटर इंक्लूड कर देंगे।
आप नोट कीजिए, आप में से अगर किसी ने घर जाके एमसीक्यू मैटर, वैसे तो जब आप एमसीक्यू मैटर पढ़ा सिर्फ एमसीक्यू मैटर ही पढ़ते हैं, जब अदर मैटर पढ़ते हैं तो अदर मैटर ही पढ़ते हैं। लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने वन स्टेप फॉरवर्ड जाके चेक किया हो, एमसीक्यू मैटर की सिचुएशन को अदर मैटर की सिचुएशन के साथ कंपेयर किया हो, तो आपको पता चलेगा कि कोई एक सिचुएशन भी ऐसी नहीं है जो दोनों में कॉमन हो। एक सिचुएशन, जिम्मेदारी के साथ बात कर रहा हूं, नहीं होगी कॉमन। और इससे भी आगे की बात करूं, ये तो सिर्फ एमसीक्यू अदर मैटर को कंपेयर किया ना, आप मिस स्टेटमेंट की लिस्ट को स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट के साथ कंपेयर कर ले, उसमें भी कोई चीज कॉमन नहीं होगी। इससे भी अगली बात करूं, मिस स्टेटमेंट की लिस्ट को, स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट को, एमसीक्यू मैटर की लिस्ट को, अदर मैटर की लिस्ट को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर ले, कोई एक एग्जांपल भी कॉमन नहीं होगी, मिलती जुलती होंगी, लेकिन फर्क होगा। सब्सीक्वेंट इवेंट एमसीक्यू मैटर में सब्सीक्वेंट इवेंट के साथ लिख दिया नॉट डिस्क्लोज्ड, ये मिस स्टेटमेंट में आप कहेंगे सर सब्सीक्वेंट इवेंट इधर भी आ रहा है उधर भी आ रहा है, आप तो कह रहे थे कि डुप्लीकेशन नहीं होगी, तो मैं अभी भी कहूंगा डुप्लीकेशन नहीं हो रही, क्योंकि एमसीक्यू मैटर में वो वाला सब्सीक्वेंट इवेंट है जो डिस्क्लोज्ड है, और मिस स्टेटमेंट में वो वाला सब्सीक्वेंट इवेंट है जो डिस्क्लोज्ड नहीं है। आप सिर्फ ये देख रहे हो सब्सीक्वेंट इवेंट कॉमन है, मैं ये देख रहा हूं डिस्क्लोज्ड है कि नहीं है। इसे भी अगली बात करूं, मिस स्टेटमेंट की लिस्ट को, स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट को, एमसीक्यू मैटर की लिस्ट को, अदर मैटर की लिस्ट को, गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी की लिस्ट जो आज पढ़ेंगे इसको, की ऑडिट मैटर की लिस्ट जो कल पढ़ेंगे इसको आमने सामने रख के कंपेयर कर ले, कोई एक सिचुएशन ऐसी नहीं होगी जो कॉमन हो, हर एक की अपनी अपनी मिलती जुलती होंगी। जैसे स्टूडेंट ने कहा कि सर आपने तो बोला था कि कोई एक सिचुएशन भी कॉमन नहीं होगी, ये स्कोप लिमिटेशन है, इसका इफेक्ट परवेसिव है, ये स्कोप लिमिटेशन में भी है और ये इसमें अदर मैटर में भी है। तो आपने तो कहा था एक ही जगह, ये स्कोप लिमिटेशन उधर भी आ रही है, स्कोप लिमिटेशन अदर मैटर में भी आ रही है, ये तो डुप्लीकेशन नहीं हो गई, क्यों नहीं हो? रीजन डिफरेंट है, मिलते जुलते एग्जैक्टली सेम नहीं है। स्कोप लिमिटेशन वाली जो स्कोप लिमिटेशन है ना, वो है कि स्कोप एविडेंस नहीं लिया, इस वजह से स्कोप लिमिटेशन बन रही है। अदर मैटर में हम ये नहीं बताते कि एविडेंस नहीं लिया, इस वजह से अदर मैटर किस वजह से आ रहा है, इस वजह से नहीं आ रहा कि एविडेंस नहीं लिया, अदर मैटर इस वजह से दे रहे हैं कि विड्रॉ क्यों नहीं किया। समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा, जब शुरू में ना आपको कुछ सिचुएशन मिलती जुलती नजर आएगी, लेकिन असूल पक्का रखना है आपने, क्या कि कोई भी एक एग्जांपल ऐसी नहीं है जो सेम हो दो जगहों के ऊपर, वरना तो हम परेशान हो जाएंगे, ये लिखे ये लिखे। अब स्टूडेंट कहने लगा सर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क एमसीक्यू मैटर में भी आ रहा है, अदर मैटर में भी आ रहा है, ऐसा है क्या? नहीं, रीजन डिफरेंट। स्पेशल पर्पस एमसीक्यू मैटर में किस वजह से, स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क में। अब अदर मैटर में किस वजह से, अदर मैटर स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क की वजह से नहीं, स्पेसिफिक यूजर की वजह से, स्पेसिफिक यूजर। समझ रहे हैं? तो सिंपल रूल क्या बता रहा है आपको, जो केस स्टडी में आपके काम आएगा। और अगर आप मेरे से पूछे ना ऑडिट के सबसे अहम डॉक्यूमेंट क्या, ऑडिट रिपोर्ट, हमारे सारे चैप्टर में से सबसे अहम चैप्टर कौन सा है? इसमें सबसे अहम कंसेप्ट वही इफ मटेरियल वाला, लेकिन उस कंसेप्ट वो है कंक्लूजन। उस कंक्लूजन तक पहुंचने से पहले जब आपने ये डिसाइड करना था ना कि ये मिस स्टेटमेंट है कि स्कोप लिमिटेशन या कुछ और, अगर आप ये डिसीजन सही करना चाहते हैं, यानी केस स्टडी के एक्सपर्ट होना चाहते हैं, तो ये कंसेप्ट पिक कर लीजिए। जिसका ये कंसेप्ट पक्का हो गया ना कि हर इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो है उसकी अपनी लिस्ट है, और आपने वो लिस्ट याद कर ली, पूरा ऑडिट याद रखिए, आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू होता है। जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो आपको पता चलेगा पूरा ऑडिट कुछ भी नहीं है, लिस्ट है, और डिसीजन करना है कि ये सिचुएशन किस जगह पे मौजूद थी, कुछ नहीं और ऑडिट में लिस्ट है। लिस्ट, जिसने लिस्ट को समझ लिया ना, केस स्टडी के लिए याद करना जरूरी नहीं है। आपको ये भी पता चल गया ना, जैसे अगर आपको एमसीक्यू मैटर की लिस्ट याद नहीं भी है ना, लेकिन कहीं पे सब्सिक्वेंट इवेंट आ गया तो आपका माइंड आपको बता देगा एमसीक्यू मैटर वाली लिस्ट में था ये। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा ही है कि स्कूल के जमाने में आपके 50 बैचमेट्स थे, आपसे कहा जाए सबके नाम बताओ, नहीं बता सकेंगे, लेकिन जैसे जैसे कोई एक एक करके आपकी नजरों से गुजरता जाएगा ना, आपको याद आता जाएगा ये मेरा बैचमेट था, ये मेरा बैचमेट था। उसी तरह जितनी भी एग्जांपल्स आप पढ़ भी लेना, बच्चे को बात लग रहा था मेरी तो तैयारी है ही नहीं एंड पे, और खुद से फैसला कर बैठते हैं गलत। लेकिन हमें अंदाजा होता है कि उसने पढ़ा हुआ है ना, अगर लेक्चर लिया है, असाइनमेंट की हुई है, उससे अगर मैं पूछ रहा हूं ना एमसीक्यू मैटर के एग्जांपल बताओ, वो नहीं एग्जांपल, एक एग्जांपल भी नहीं बता पा रहा, तो फिर भी उस्ताद को पता होता है इसके सामने जब केस आएगा ना, केस को पहचान, रटे वाला सवाल नहीं कर पाएगा, लेकिन केस आएगा, केस को पहचानना, अच्छा इस सिचुएशन में एमसीक्यू मैटर आना था। तो इसलिए केस स्टडी के लिए याद रखिए, रटा लगाने की जरूरत नहीं, लेक्चर ले लिया, असाइनमेंट कर ली, केस स्टडी पक्की होगी, केस स्टडी आपके दिमाग से नहीं जा सकती। रटा है वो भूल सकता है रटे वाला सवाल, इसके लिए आपको बताया हुआ ब्रेन स्केप हो गया। तो ये समझ आ गया। अच्छा, अब ये अहम चीज, नो सिचुएशन इज टू बी मिसक्लासिफाइड और डुप्लीकेटेड। नो सिचुएशन टू बी डुप्लीकेटेड का मतलब क्या है? ऐसा नहीं होगा एक चीज उधर भी है उधर भी है, ऐसा नहीं होगा एक चीज इधर भी है। और नो सिचुएशन टू बी मिसक्लासिफाइड, ऐसा भी नहीं करना कि ऑडिट मैटर है क्वालिफाइड ओपिनियन दे दिया, क्वालिफाइड ओपिनियन है एमसीक्यू मैटर दे दिया, ऐसा भी नहीं करना। नो सिचुएशन टू बी मिसक्लासिफाइड समझ आ गया, नो सिचुएशन टू बी डुप्लीकेटेड समझ आ गया, कि एक सिचुएशन को दो जगहों पे फिर नहीं करना। लेकिन फिर बता रहा हूं, ऐसा बात बात होगा कि एक ही केस की वजह से रिपोर्ट में 2 पैराग्राफ पे फर्क पड़ेगा, हाँ, तो उसकी वजह क्या होगी? रीजन डिफरेंट है, रीजन डुप्लीकेशन नहीं होगी, ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है। जिस दुनिया में 2 लोग एग्जैक्टली एक जैसे नहीं हो सकते, मिलते जुलते हो सकते हैं, एग्जैक्टली एक जैसे नहीं हो सकते।
इवन ट्विंस भी आपने पढ़ा होगा, साइंस ये कहती है वो सेम नहीं होते, उनके भी फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं। तो इसी तरह जितनी भी एग्जांपल्स है ना वो हर एक दूसरे डिफरेंट है। नो सिचुएशन इज टू बी मिसक्लासिफाइड, नो सिचुएशन इज टू बी डुप्लीकेट। का मतलब क्या, दो सिचुएशन एक जैसी नहीं हो। मिसक्लासिफाइड मतलब ये नहीं इसकी जगह मिसस्टेटमेंट थी एमसीमेटर में डाल दिया, नहीं करना। ये बात समझ आ गई? ये बहुत अहम रूल है। और लिस्ट कोशिश करें बार बार पढ़ते जाए। मिस स्टेटमेंट की लिस्ट, स्कोप लिमिटेशन की लिस्ट, एमसीमेटर की लिस्ट, अदर मैटर की लिस्ट, आज गोइंग कंसर्न की लिस्ट आएगी। फिर आगे क्या कह रहा है? इफेक्ट ऑफ पैराग्राफ शुड बी कंप्लीटली डिस्कस्ड। कैफ 8 में बच्चे सारे सीरियस होते हैं, ये ज़हन में, जो नहीं भी पढ़ा होता ना घर जाके वो भी पढ़ा होता है, सीरियस होते हैं, कंसेप्ट सारे क्लियर होते हैं, लेकिन प्रेजेंटेशन की वजह से बात बात इजी मार्क्स लूज कर जाते हैं। एक रीजन क्या होती है, वो दरिया को कूजे में बंद कर देते हैं। हमने दरिया को कूजे में बंद नहीं करना, दरिया को दरिया रहने देना है। जैसे जब कभी इंपैक्ट रिपोर्ट पूछे ना और एमसीओ मैटर आता हो, स्टूडेंट कहता है इट इंक्लूड एमसीओ मैटर पैराग्राफ इन दिस रिपोर्ट, खत्म। क्या गलती की इसने? एमसीओ मैटर में क्या क्या लिखना है? मिस स्टेटमेंट इफेक्ट मटेरियल लिख दिया, आइटर शैल एक्सप्रेस क्वालिफाइड ओपिनियन ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या गलती की? आगे बेसिस वाली बात नहीं बताई, तो यही समझा रहा है। कह रहा है एक पैराग्राफ का कंप्लीट आपने फैक्ट डिस्कस करना है। अगर एमसीओ मैटर पैराग्राफ है तो फिर आपने ये तो लिखना ही है कि एमसीओ मैटर पैराग्राफ है, किस वजह से आएगा वो भी लिखना है, ठीक है। आइटर शैल इंक्लूड एमसीओ मैटर पैराग्राफ इन दिस रिपोर्ट बिकॉज स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क, और फिर उसमें 3 चीजें बतानी है। ये कंप्लीट इफेक्ट है। कंप्लीट इफेक्ट ये है रिपोर्ट पे, सिर्फ एमसीओ मैटर कंप्लीट इफेक्ट नहीं है, रीजन बतानी है क्या, और फिर उसके बाद वो 3 चीजें। सिर्फ ये नहीं लिखना प्रीवियस ईयर का ऑडिट किसी और ने किया था, आइटर शैल इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ इन दिस रिपोर्ट, ये भी बताना है। आइटर शैल इंक्लूड अदर मैटर पैराग्राफ इन दिस रिपोर्ट बिकॉज प्रीवियस ईयर ऑडिट वाज कंडक्टेड बाय अनदर राइटर, एंड इन अदर मैटर पैराग्राफ आइटर शैल स्टेट दैट ऑडिट वाज कंडक्टेड बाय अनदर राइटर हु एक्सप्रेस्ड दिस टाइप ऑफ ओपिनियन ऑन दिस डेट। समझ रहे? सिर्फ पैराग्राफ का टाइटल नहीं बताना, उसकी रीजन और जो उसके अंदर इंफॉर्मेशन आ रही है भैया वो भी बतानी है, वरना 4 नंबर का 1 नंबर, फिर आप कहेंगे बाकी क्या लिखना है, बाकी क्या लिखना। और अगर मॉडिफाइड ओपिनियन सजेस्ट करते हैं तो आपने बेसिस फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन की बात भी करनी है, और की ऑडिट मैटर भी। की ऑडिट मैटर भी मैंने नहीं पढ़ाया इसलिए इसको नहीं डिस्कस कर रहा कि क्वालिफाइड मॉडिफाइड ओपिनियन का की ऑडिट मैटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है, लेकिन ये बात मैं बताऊंगा। क्लियर होगी ये बात? ये टिप समझ आ गई? चलिए, और भी प्रॉब्लम नहीं? सुनिए, अब सुन लीजिए। क्या गोइंग कंसर्न? गोइंग कंसर्न क्या है जी? गोइंग कंसर्न पहले कंसेप्ट बिल्ड करना है, फिर इसके बाद रीडिंग की तरफ आएंगे। गोइंग कंसर्न क्या? गोइंग कंसर्न है टाइटैनिक। केट विंसलेट पूछ रही है क्या उसमें केट विंसलेट होगी? गोइंग कंसर्न, कैप्टन चला रहा है टाइटैनिक, क्या उसे वक्तन फवक्तन दूरबीन के जरिए से देखना चाहिए कि कोई आइसबर्ग तो नहीं है, कि बैठा रहे, जब आएगा हिट करेगा उसे खुद ही पता चल जाएगा, देखते रहना चाहिए ऐसा? अगर उसे, अच्छा कैसे देखेगा? दूरबीन से। दूरबीन, ये ध्यान में रखिएगा, दूरबीन से। अगर तो कोई आइसबर्ग नजर नहीं आ रहा, दूर दूर तक सब कुछ साफ, सुकून, चलते रहे चलते रहे चलते रहे। अगर आइसबर्ग नजर आ गया, अब दूरबीन से सामने आइसबर्ग देख रहा है, नजर आ गया और उसको देखी जा रहा है, देखी जा रहा है, वो करीब आ रहा है, देखी जा रहा है, हैरान हो रहा है ये बड़ा क्यों हो रहा है आइसबर्ग। ऐसे करना चाहिए कि पहले उसने स्टेप नंबर 1 दूरबीन से देखा आइसबर्ग, अगर तो नजर नहीं आता कुछ भी, बिल्कुल ठीक है सारा कुछ, अगर नजर आया, अब की बार ये सिर्फ ये दूरबीन है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ये क्या है? इससे नजर आएगा रिस्क है कि नहीं है। अगर रिस्क नहीं है साइड पे रख दे, रिस्क कुछ नहीं करना। अगर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से रिस्क नजर आ गया, रिस्क क्या है? ये दूरबीन है मेरी रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, इससे इसको परफॉर्म करने से रिस्क नजर आया आइसबर्ग, वो कोई इवेंट या कंडीशन है जिसकी वजह से रिस्क आया। अब क्या करना है? अब मजीद कुछ प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं कि नहीं? अच्छा, जब रिस्क नजर आए फिर प्रोसीजर मजीद परफॉर्म करने हैं कि जब रिस्क ना नजर आए फिर भी करने? नजर आए फिर ही करने हैं ना। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का काम खत्म। अब किसका? अब एडिशनल प्रोसीजर का काम। अब किसका काम? अब जो उसका स्टीयरिंग है क्या करेगा? अब वो कुछ एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेगा। एडिशनल प्रोसीजर क्या होंगे उसके? उस स्टीयरिंग को घुमाएगा घुमाएगा घुमाएगा, कुछ एक्शंस लेगा। अगर तो वो माहिर कैप्टन हुआ और उसके रिसोर्सेज भी ठीक हुए, मतलब सफाई सुथराई हुई स्टीयरिंग की, ठीक है, टाइम पे सारा सफाई सुथरा, तो वो जहाज को बचा ले जाएगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि रिस्क था, इवेंट या कंडीशन था, लेकिन उसकी वजह से मसला कोई नहीं हुआ। और अगर फर्ज कीजिए वो इतना माहिर कैप्टन नहीं है या उसके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं थे, अब कोशिश जितनी कर सकता है फिर भी करेगा, लेकिन कोशिश करते 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 ठक करके आइसबर्ग अगर जहाज के साथ लग गया, अब क्या होगा?
अब इतनी जल्दी नहीं डूबता, ऐसे ना करे यार, डूबते डूबते भी टाइम लिया था उसने। हाँ। तो अब पता चल गया उसको कि भैया जहाज अब डूबने वाला है, क्या चुप करके डूबने दे सारा कि सबको इतला कर दे, सबको इतला कर दे। अच्छा, एक तो जहाज के अंदर भी इतला करते हैं, फिर आउटसाइड भी जो भी उनका स्टेशन वगैरह होता है सेंट्रल, वहां पे भी हेल्पलाइन कॉल करते हैं ताकि कोई हेल्प करने के लिए आना है किसी ने आ जाए। भाई ऐसा ही है, सेम कंसेप्ट है हमारा गोइंग कंसर्न के ऊपर। हमने याद रखे जिस तरह कैप्टन टाइटैनिक चल रहा है, लेकिन वक्तन फवक्तन उसने दूरबीन से देखते रहना है, कोई मसला तो नहीं है, उसी तरह कंपनी चल रही है। हर साल के एंड पे कंपनी की मैनेजमेंट ने देखना है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसा इवेंट या कंडीशन तो नहीं है जो कंपनी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करे। कंपनी की मैनेजमेंट ने यह देखना है। क्या देखना है? अब पहले मैं आपको कंपनी की मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ से बता रहा हूं कि कोई मसला तो नहीं है जिससे कंपनी के चलने में कोई रुकावट हो। अगर कंपनी के चलने में कोई रुकावट हो, इवेंट या कंडीशन है, कंपनी की मैनेजमेंट को क्या कर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसे डिस्क्लोज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो याद रखिए, फर्स्ट लेवल पे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि कंपनी की एबिलिटी टू कंटिन्यू एज गोइंग कंसर्न को वैल्यूएट करे। और ये कंपनी हर साल बैलेंस शीट डेट पे करती है काम। हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनानी होती है ना, एंड में कंपनी पहले देखती है कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है कि नहीं, कहीं कोई ऐसा इवेंट या कंडीशन तो नहीं है जो कंपनी की एबिलिटी को अफेक्ट कर रहा हो। अगर इफेक्ट कर रहा हो तो कंपनी ने क्या करना है, गोइंग कंसर्न बेसिस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनानी है। और अगर अभी 3 सिचुएशन है, नंबर 1 आइसबर्ग का दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, नंबर 2 आइसबर्ग सामने है, नंबर 3 आइसबर्ग के साथ टक्कर हो गई। हम ऑडिट में ये जब दूर दूर तक कोई प्रॉब्लम ना हो, इसको कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट। जब आइसबर्ग सामने आ जाए इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। हो सकता है बच जाए, हो सकता है ना बच पाए। और जब टक्कर हो जाए इसे कहते हैं गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। अब जहाज का डूबना निश्चित है, हो सकता है 1 घंटे में डूबे, हो सकता है 2 घंटे में डूबे, डूबना ही डूबना। इसको क्या कहते हैं, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट। भी समझ रहे हैं? तो पहले मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि मैनेजमेंट ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हुए गोइंग कंसर्न को वैल्यूएट करना है और देखना है गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, नॉट एप्रोप्रिएट है, या एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। अब अकाउंटिंग, अभी मैं आपको अकाउंटिंग बता रहा हूं, ऑडिट की तरफ नहीं आया। अभी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी बता रहा हूं। मैनेजमेंट की जिम्मेदारी अकाउंटिंग में होती है, ऑडिटर की जिम्मेदारी अकाउंटिंग ये कहती है अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, मैनेजमेंट ने कुछ भी नहीं करना। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, यानी मसले मसाइल हैं, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेगी गोइंग कंसर्न के मुताबिक, लेकिन उन मसले मसाइल को डिस्क्लोज करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ईमानदारी के साथ। ठीक है? और जब गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट हो तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने की बेसिस ही बदल जाएगी। वो अब गोइंग कंसर्न बेसिस नहीं होंगी, लिक्विडेशन बेसिस होंगी, नॉन गोइंग कंसर्न बेसिस होंगी। समझ रहे हैं? तो हर साल दुनिया की हर मैनेजमेंट, दुनिया की पूरी दुनिया के हर मुल्क की हर कंपनी की हर मैनेजमेंट हर साल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने से पहले ये इवैल्यूएट करती है हमारा गोइंग कंसर्न स्टेटस क्या है। ये स्टेटस 3 तरह के हो सकते हैं, एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट और दरमियान वाली सेशन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। क्लियर? अब ये हो गया मैनेजमेंट का काम। एज ऑडिटर हमारा क्या काम? अब हम आ गए, अब आपको पता है एज ऑडिटर हमारा स्केप्टिसिज्म हम साथ लेके आते हैं। तो मैनेजमेंट अगर कह दे सर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी नहीं है, हमें ये बात मान लेनी चाहिए? नहीं मान, स्केप्टिसिज्म कहता है नहीं। खुद भी देखो, हो सकता है मैनेजमेंट आइडेंटिफाई ना कर पाई हो सकता है आइडेंटिफाई किए हो लेकिन छुपा रही हो। तो इसलिए अब ऑडिटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं, सुनने पहले कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं, ये कंसेप्ट थीम बिल्ड हो गया ना, बाकी सिर्फ रीडिंग का काम रह जाएगा। क्या कह रहा है कि आपने जब कभी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करने के लिए जाना है, आपने सबसे पहले, ऊपर भी छोड़ दे, ये समरी है, पहले मैं आपको सारा कंटेक्स्ट समझा दूं फिर समरी बताऊंगा। आपने सबसे पहले प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या कंडीशन जो गोइंग कंसर्न पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं। इसको बात रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर भी बोलते हैं। टू आइडेंटिफाई इवेंट, क्या इवेंट? एक होता है टू आइडेंटिफाई इवेंट, एक होता है ऑन आइडेंटिफाइंग इवेंट। टू आइडेंटिफाई इवेंट, दोनों कंसेप्ट में फर्क है। क्या फर्क है? टू पे व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट? पढ़ना है, असाइनमेंट करनी है, ब्रेनस्केप
दूसरा सवाल, व्हाट प्रोसीजर वुड यू परफॉर्म ऑन बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट? ऑन में क्या? हाँ, ऑन बिकमिंग का प्लान कुछ हो रहा है भाई का। ऑन में फर्क है कि नहीं? कहते हैं सर बाकी सब कुछ करूंगा, ऑन बिकमिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट बस पढ़ूंगा नहीं, और टू बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ पढ़ूंगा। भाई प्रोसीजर में फर्क समझ आ रहा है ना? तो पहले प्रोसीजर टू वाले होते हैं, बाद में ऑन वाले होते हैं। तो सबसे पहले हमने एज ऑडिटर प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या कंडीशन जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करते हो। ये इवेंट्स या कंडीशन आपको बताए जाएंगे कौन कौन है। ये आपको सिखाया, कैप्टन को सिखा के भेजा गया था कि आइसबर्ग देखने के लिए क्या करना है, ये दूरबीन इस्तेमाल करनी है। तो आपको भी सिखा के भेजा जाएगा कि ये वाले इवेंट्स या कंडीशन है जो अगर किसी क्लाइंट में हो तो इसका मतलब है गोइंग कंसर्न पे प्रॉब्लम है। वो लिस्ट दिखाई, अभी आपको समझाई जाएगी। ये बात समझ आ गई? प्रोसीजर परफॉर्म, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है अभी बताए जाएंगे। इवेंट्स या कंडीशन कौन से होते हैं वो भी बताए जाएंगे। पहले बड़ा कंसेप्ट फिक्स करेंगे माइंड में। सबसे पहले क्या करना है? ऑडिटर शैल परफॉर्म प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या कंडीशन कास्टिंग डाउट, या तो ऑन गोइंग कंसर्न, या तो इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई होंगे या नहीं होंगे। अगर इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई नहीं हुए, ऑडिट यही, ये वाला एरिया यहीं खत्म, ये वाला एरिया कुछ भी नहीं करना। अगर इवेंट्स या कंडीशन सामने आ गए, यहां पे प्रोसीजर्स हैं, ये रिस्क असेसमेंट है, इनिशियल प्रोसीजर, इनसे मे भी रिस्क सामने आए, मे भी ना, नहीं आया वही खत्म, लेकिन केस स्टडी में आएगा, जरूर आएगा, तभी तो केस आगे चलेगा। और अगर प्रोसीजर से कोई इवेंट्स या कंडीशन सामने आ गया, फिर क्या करना है? फिर मजीद एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने का नहीं करने, ताकि उसको एड्रेस किया जा सके। ये है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर या इनिशियल प्रोसीजर्स, ये है एडिशनल प्रोसीजर्स ऑन आइडेंटिफाइंग इवेंट या कंडीशन। नेचर समझिए, क्योंकि जब आप प्रोसीजर को पढ़ रहे होंगे ना तो आपको पता चलेगा इसमें अभी इवेंट्स या कंडीशन सामने आए नहीं है। ये वाले प्रोसीजर डिपेंड करेगा क्या इवेंट या कंडीशन आया उसमें। कर लिया? अच्छा बताइए, ये है ए बी सी, इसमें जो हमने एग्जांपल शेयर की थी स्टार्ट में, कैप्टन की दूरबीन कौन सी है? ए वाली। स्टीयरिंग कौन सा है? सी वाला। आइसबर्ग कौन सा है? बी वाला। शाबाश, कंसेप्ट बिल्ड हो गया। डिस्कशन प्रोसीजर, उससे इवेंट या कंडीशन सामने आए, एडिशनल प्रोसीजर, इन सब की डिटेल मौजूद है। ये क्या क्या प्रोसीजर है, डिटेल मौजूद है किताब में। ये क्या इवेंट या कंडीशन डिटेल मौजूद है, ये अभी कंसेप्ट किताब की तरफ बाद में आएंगे। जब एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, क्या लाजमी है कि मसला हल हो जाएगा? मे भी हो जाए, मे भी ना हो। एडिशनल प्रोसीजर का मकसद होता है एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके फिर हम किस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। जब एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर लेंगे, किस कंक्लूजन पे पहुंचेंगे एज ऑडिटर आप, कि या तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है या नॉट एप्रोप्रिएट है, या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद फिर आपने इन तीनों केसेस में वन बाय वन बताना है कि अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है तो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है, गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है तो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है, और गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है लेकिन मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है तो इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या है। ये 1 2 3 4 हिस्से हैं हमारे कंसेप्ट के। उसके बाद कंसेप्ट खत्म। फिर से गोइंग कंसर्न के बारे में एज ऑडिटर हमारी जिम्मेदारी क्या है, जिस जगह भी ऑडिट करने के लिए जाना है, स्टेप नंबर 1 क्या करना है? टू आइडेंटिफाई। अगर इवेंट्स आइडेंटिफाई हो जाएं, हमने पहचाना इवेंट्स आइडेंटिफाई, अगर आइडेंटिफाई हो जाए फिर क्या करना है? एडिशनल प्रोसीजर। एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद हम किस नतीजे पे पहुंचेंगे? 3 में से कोई एक, या तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन एप्रोप्रिएट है, या नॉट एप्रोप्रिएट है, या मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है। तो आपने एज ऑडिटर फिर क्या डिसाइड करना है कि हर केस में मेरा इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट क्या हो। इंप्लीकेशन ऑन रिपोर्ट का मतलब इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट। ठीक है जी। अब आइए देखते हैं इस कंसेप्ट को हमारी बुक में उसने किस तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। सबसे पहले देखें, सबसे पहले अगर आप आए पार्ट डी गोइंग कंसर्न लिखा हुआ जी, ठीक है। तो आपको पहले बता रहा है गोइंग कंसर्न की डेफिनेशन मींस एंटिटी यानी हमारा कंपनी क्लाइंट विल कंटिन्यू टू ऑपरेट इन फॉरसीएबल फ्यूचर। वो अगले 12 महीने तक चलता रहेगा, वो चलता रहेगा। फॉरसीएबल फ्यूचर का मतलब क्या होता है? 12 महीने तक। यदि कोई मसला मसाइल अगले 12 महीने तक नजर नहीं आ रहा, उसका मतलब गोइंग कंसर्न अजम्पशन। अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन इफ देयर इज मटेरियल अनसर्टेनिटी तो क्या होना चाहिए? इसे डिस्क्लोज होना चाहिए। और अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन नॉट एप्रोप्रिएट है तो फिर डिस्क्लोजर नहीं, फिर सिर्फ डिस्क्लोजर नहीं, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिक्विडेशन बेसिस पे बनेंगी, जिनमें हर एसेट मार्केट वैल्यू पे आ जाता है क्योंकि अब आपने डिस्पोज करना है, और करंट एसेट में आ जाता है क्योंकि 12 महीनों के अंदर अंदर कहानी खत्म। अच्छा, अब आप देखिए इसका स्ट्रक्चर समझे क्या है। सबसे पहले गोइंग कंसर्न में एज ऑडिटर उसने अकाउंटिंग नहीं सिखाई कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी, वो तो अकाउंटिंग में सीखेंगे आप जब सीखें, हम हमारे लिए सीखना जरूरी भी नहीं है। सबसे पहले क्या बता रहा है? एज ऑडिटर आपने क्या करना है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या कंडीशन। कह रहा है जिस क्लाइंट पे भी जाओ सबसे पहले स्टेप नंबर 1 में क्या करो? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई, यानी ये वाले प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई सब्सिक्वेंट इवेंट। वो कौन से प्रोसीजर है? ये सारे बता रहा है, ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो ये करो। जब ये प्रोसीजर आप परफॉर्म कर चुके होंगे उसके बाद क्या होगा?
पता चल जाएगा कोई इवेंट या कंडीशन है कि नहीं। तो ये इवेंट या कंडीशन है जो आपके सामने आ सकते हैं। ये इवेंट या कंडीशन, ये इवेंट या कंडीशन है, ये इवेंट या कंडीशन है, ये इवेंट या कंडीशन। कौन से इवेंट या कंडीशन है? जो गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट करेंगे। प्रैक्टिस में एक आधा इवेंट आ जाए हम उसको लिफ्ट नहीं करवाते हैं, लेकिन एग्जाम में एक इवेंट भी आ गया ना, आपने गोइंग कंसर्न पे लेना, क्योंकि एग्जाम में जाहिर है उसने क्वेश्चन को अपना छोटा रखना है। वो 300 की केस स्टडी थोड़ी बनाएगा, 1-2 पैराग्राफ की केस स्टडी होती है, उसमें एक इवेंट ही काफी होता है। लेकिन प्रैक्टिस में ध्यान में रखिएगा, एक आधा इवेंट होना तो हम ज्यादा टेंशन नहीं लेते, थोड़ा बहुत मसला चलता ही रहता है, हर कंपनी को थोड़ा बहुत मसला। तो ये है इवेंट या कंडीशन। ऊपर प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, अगर तो आपको वो प्रोसीजर परफॉर्म करके इनमें से कोई एक इवेंट भी सामने आ गया, आपके एडिशनल प्रोसीजर लाजिम हो गए परफॉर्म करने। लेकिन अगर एक इवेंट भी सामने नहीं आता फिर कुछ भी नहीं होगा। लेकिन केस स्टडी है फिर तो आएगा। ठीक है, आएगा। अब आज आप ये पढ़ लीजिए, फिर कल आपने मेरे से पूछना है सर ये हमने इवेंट्स या कंडीशन तो पढ़ ली है, अब जरा बताइए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ज्यादा अहम कौन से वाले हैं। वो मैं आज नहीं बताऊंगा, अहम सारे हैं, ज्यादा अहम भी तो कुछ हैं, वो आज नहीं कल बताऊंगा, वरना आज आप सिर्फ उन्हीं को पढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ सारे पढ़े, क्योंकि क्या पूछने को कुछ भी पूछ सकता है। भैया समझ आ गया? स्टेप नंबर 1 प्रोसीजर परफॉर्म किया, स्टेप नंबर 2 गैस कीजिए इसके बाद आगे क्या होगा। एडिशनल प्रोसीजर्स, हाँ जी, परफॉर्म करने हैं। एडिशनल प्रोसीजर जो कब परफॉर्म करने हैं? इफ इवेंट्स या कंडीशंस आर आइडेंटिफाइड। अगर इवेंट्स या कंडीशन आइडेंटिफाई हो जाए, एग्जाम में एक भी इवेंट या कंडीशन आ गया ना और उसने कहा आप क्या करोगे, हमने कहना ये प्रोसीजर। रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ लेना। बाज़ औक़ात वो कहता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई इवेंट बताओ, वो पहले वाले हैं, और अगर कहे एडिशनल प्रोसीजर बताओ वो बाद वाले हैं। ठीक है, एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, अब क्या होगा? अब कंक्लूजन होगा। कंक्लूजन में 3 पॉसिबिलिटीज है, कौन कौन सी? यहां तो गोइंग कंसर्न असम्पशन एप्रोप्रिएट होगी, यहां देखें गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट, तो ये नॉट एप्रोप्रिएट, तो ये, और अगर गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, ये एप्रोप्रिएट, नॉट एप्रोप्रिएट, मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट। इस पे इंपैक्ट ऑन रिपोर्ट है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? फिर इसके आगे उसकी ड्राफ्टिंग है वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब आते हैं, इसको पढ़ते हैं। इसमें जो ज्यादा अहम चीज है वो ये एग्जांपल्स हैं, क्योंकि केस स्टडी में से इन्हीं में से कोई 1-2 एग्जांपल उठा के उसको फैब्रिकेट करेगा। फैब्रिकेट समझते हैं? उसको आगे पीछे करके वो कहानी बनाएगा, ट्विस्ट क्रिएट करेगा, लेकिन बैकएंड पे उसके इन्हीं में से कोई 1-2 होगी। हर एक को आपने आप पढ़ना है, तसल्ली से समझना है। और दूसरा एग्जांपल इसके साथ लिख ले, ये इंपॉर्टेंट, ओवरऑल सारे इंपॉर्टेंट है, इनमें से भी ज्यादा हम कल बताऊंगा इंपॉर्टेंट। और फिर इसके बाद ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है इन चारों में से दूसरा इंप्लीकेशन फॉर ऑडिट रिपोर्ट है, इसके साथ लिखेंगे। यानी केस स्टडी वाला सवाल बनाएगा तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव 8 और 6 में से टेस्टिंग करेगा, ये इसमें से। और अगर रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन बनाएगा तो ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर पूछेगा या एडिशनल प्रोसीजर पूछेगा। फॉलो कर रहे हैं? लेकिन हमने तो दोनों की तैयारी करनी है। पहले हम देख लेते हैं रिस्क असेसमेंट। क्या रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होंगे? राइटर शैल परफॉर्म फॉलोइंग रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज टू आइडेंटिफाई इवेंट्स आर टू आइडेंटिफाई इवेंट्स या कंडीशन which individually or collectively may cause significant doubt on the entity's ability to continue as going। यानी एक आ गया फिर भी ये, और एक से ज्यादा इवेंट भी हो सकते हैं, तो ठीक है, इंडिविजुअली भी हम डील कर लेंगे, कलेक्टिवली भी डील कर लेंगे, लेकिन आइडेंटिफाई करने के लिए क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं? नंबर 1, जब आपने जनरल रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर लेना, चैप्टर 3 वाले, याद है चैप्टर 3 के रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर क्या थे? इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, कहता है वो जनरल चैप्टर 3, इसमें IS से 315 लिखा है, 3 से हमारा चैप्टर 3 है। कहता है वो जनरल चैप्टर 3, इसमें IS से 315 लिखा है, 3 से हमारा चैप्टर 3 है। वैसे ही मिलाया मैंने, याद करें। चैप्टर 3 में जो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, चैप्टर 3 में थे, 2 में थे, 3 में रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो ना, तो उसमें देखना हो सकता है उसमें से ही कोई गोइंग कंसर्न वाला रिस्क भी आ जाए सामने। भाई हो सकता है कि नहीं हो सकता? जैसे साइंसदान होते हैं ना, इजाद कोई और चीज कर रहे होते हैं, बाद औक़ात इजाद कुछ और हो जाती है, तो हो सकता है आप जनरल रिस्क असेसमेंट कर रहे हो, जनरल रिस्क आइडेंटिफाई कर रहे हो और गोइंग कंसर्न का रिस्क भी आ जाए, तो क्या करेंगे? आप कहेंगे छोड़ो यार, ये तो हमारा, ये तो मकसद ही नहीं था, हम तो ट्यूबलाइट याद कर रहे थे, बल्ब याद हो गया, छोड़ो इसको, गोली मारो। क्या पिक कर लेंगे? पहले ये समझ आया? व्हेन परफॉर्मिंग रिस्क के साथ जनरल वाले चैप्टर 3 वाले, तो उसमें से अगर ये गोइंग कंसर्न चैप्टर 4 वाला रिस्क आ गया, उसको पिक कर लो। फिर क्या कह रहा है? रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट। कहता है थ्रू आउट द ऑडिट अलर्ट रहो। हो सकता है शुरू में रिस्क असेसमेंट सामने ना आए, दरमियान में आ जाए सामने। रिस्क असेसमेंट हम करते स्टार्ट में ऑफिशियली, लेकिन अलर्ट पूरे ऑडिट में रहते हैं। अगर ऑडिट के असूल सुन लें, ऑडिट के आखिरी दिन भी कोई मसला आ जाए ना, तो हमने उसको भी एड्रेस करना है, इग्नोर नहीं करना। रिमेन अलर्ट थ्रू आउट द ऑडिट का मतलब समझ आ गया? पहले दिन काम स्टार्ट में करो ये प्रॉपर, लेकिन ड्यूरिंग ऑडिट और एंड ऑफ द ऑडिट भी अलर्ट रहो।
डिस्कस वेदर मैनेजमेंट हैज आइडेंटिफाइड, फिर मैनेजमेंट से कहो सर पकी पकाई खीर है आपके पास, पकी पकाई खीर से क्या मुराद? सर हम तो अलर्ट रहेंगे ही थ्रू आउट द ऑडिट, हम तो रिस्क असेसमेंट करेंगे ही नहीं। आपने कोई इमरजेंसी कंडीशन आइडेंटिफाई किए हैं तो बता दीजिए, लेकिन याद रखिए सिर्फ यही काम नहीं कर रहे, मैनेजमेंट से हेल्प जरूर ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ मैनेजमेंट में नहीं बैठे, रिलाई नहीं कर रहे, सिर्फ खुद भी भागदौड़ कर रहे हैं, ऊपर भागदौड़ कर रहे हैं हम। फिर अगर मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट, भाई पहली जिम्मेदारी मैनेजमेंट की थी ना, तो देखेंगे मैनेजमेंट ने गोइंग कंसर्न असेसमेंट किया है, कितने अर्से के लिए किया है? कम से कम 12 महीने की असेसमेंट होनी है। गोइंग कंसर्न पीरियड क्या है? फॉरसीएबल फ्यूचर 12 मंथ्स। ये काउंटिंग में कभी आपने 12 मंथ वाली बात सुनी है? 12 मंथ, 1 साल तक कम से कम एंटिटी हो। और कंसीडर ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ विच ऑडिटर इज अवेयर, यानी जो गोइंग कंसर्न असेसमेंट किया ना, ऑडिटर कहेगा सर भाईजान कोई इमरजेंसी कंडीशन आइडेंटिफाई किया है आपने जो गोइंग कंसर्न को अफेक्ट कर रहा हो? नहीं किया। असेसमेंट भी किया कि नहीं की? असेसमेंट ही नहीं की, तो भाई सारी बातें छोड़, असेसमेंट करो अभी। असेसमेंट नहीं, ये कह रहे असेसमेंट नहीं करनी, मैंने क्या असेसमेंट नहीं करनी, नहीं करनी तो ये स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी कि मुझे इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, असेसमेंट नहीं दे, मेरे को असेसमेंट नहीं देनी आपने गोइंग कंसर्न, स्कोप लिमिटेशन हो जाएगी। अच्छा आप असेसमेंट कर लिया आपने, तो लाइए असेसमेंट क्या किया? 2 महीने की असेसमेंट, कि कंपनी अगले 2 महीने तक चलेगी सर? 2 महीने थोड़ी है, 12 महीनों की असेसमेंट करोगे, अगले 12 महीने चलनी चाहिए। फिर इसमें कहा सर 12 महीने चलेगी, अब मैंने देखना है कि मुझे जितने सारी इन्फॉर्मेशन है रेलिवेंट वो इसमें इंक्लूडेड है। भाई ठीक ऐसे ही है, 2.5 महीने बाद आपने लोन लिया ना बैंक से, उसकी मैच्योरिटी डेट आ गई है, आपने गोइंग कंसर्न असेसमेंट में ये लिखा है कि आपके पास रेवेन्यू होंगे सफिशिएंट और सरप्लस आपका कैश फ्लो पॉजिटिव होगा, लेकिन इसमें आपने बैंक को जो 50 मिलियन रीपे करना है वो तो डाला ही नहीं, वो कहां से लेके आएंगे? क्या गोइंग कंसर्न असेसमेंट में ऑडिटर को जो जो नॉलेज है सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? ठीक है, इंक्वायरर, ठीक है। और फिर इंक्वायर अबाउट इवेंट्स या कंडीशन बियॉन्ड पीरियड ऑफ असेसमेंट, बियॉन्ड पीरियड ऑफ असेसमेंट, ठीक है। अगले 12 महीनों तक कोई आइसबर्ग नहीं है, लेकिन क्या जहाज के कैप्टन को किसी दूसरे जहाज के कैप्टन से पूछना चाहिए भाई ये अगले 10 किलोमीटर तक तो मेरे को कोई आइसबर्ग नजर नहीं आ रहा, उसके बाद कोई आइसबर्ग है क्या नहीं है? पूछना चाहिए कि नहीं? क्यों? वो तो भी नजर ही नहीं आ रहा, जब नजर आएगा तब देखी जाएगी, वो तो हमारे पीरियड से ही, स्कोप से ही बाहर है, पहले से पता होना चाहिए ताकि पहले से अलर्ट रहे। फोरकास्टिंग में काम आएगा, ये कहां काम आएगा? फोरकास्टिंग में, ये फोरकास्टिंग का पॉइंट आगे आएगा। अगर कोई इवेंट अगले 12 महीने के अंदर अंदर है ना मसला, तो वो तो असेसमेंट में शामिल होना ही चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट से पूछ लें कि 12 महीने के बाद भी कोई मसला है, वो आपके इस साल के लिए रेलिवेंट नहीं है, लेकिन अगले साल के लिए तो होगा, तो पहले से ही अलर्ट हो जाना बेहतर नहीं है? इसीलिए पूछ रहा है। बात स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो पीरियड ऑफ असेसमेंट 12 मंथ है, अगर कोई 18वें महीने में इवेंट मसला है वो क्यों पूछेंगे हम? यहां पे हम यही पूछ रहे हैं, 12 महीनों तक का तो हमने कवरेज यहां पे कर ली, 12 महीने के जो मसले मसाइल है, जो 12 महीने के बाद है मसले मसाइल 18वें 20वें, वो क्यों पूछ रहे हैं? ताकि पहले से हम अगले साल काम आएंगे। एक तो अगले साल काम आएंगे, और दूसरा इस साल भी आगे चल के आप पढ़ेंगे कि असेसमेंट में हम देखते हैं फ्यूचर की कैश फ्लो फॉरकास्ट है कि नहीं। स्टैंडर्ड कहता है 2 चीजें देख लो, हर कंपनी मसले मसाइल जितने भी हैं, अगर किसी भी कंपनी के पास 2 चीजें हैं ना, तो गोइंग कंसर्न असेसमेंट उसकी ओके है। नंबर 1 देख लो उसके पास प्रॉफिट है कि नहीं, नंबर 2 और इससे भी ज्यादा अहम, कैश फ्लो सरप्लस है कि नहीं। अगर जिसके पास कैश फ्लो सरप्लस है ना, इवन वो लॉस में भी कंपनी जा रही हो, तो गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट है, कैश है, बिजनेस सेटल हो जाए। इसीलिए गोइंग कंसर्न की असेसमेंट आप देखेंगे, सबसे अहम चीज, जो सबसे अहम एडिशनल प्रोसीजर में सबसे अहम चीज कहता है ना, वो कहता है कैश फ्लो देखो इसकी। अब इसके बाद चले ये प्रोसीजर परफॉर्म कर लिए, अब क्या करना है हमने? इवेंट देख, इन प्रोसीजर से इनमें से कोई एक इवेंट भी सामने आ गया, अब ये ध्यान से पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि केस स्टडी में टेस्ट कर सकता है। पहला कैटेगराइजेशन, रटे वाले सवाल के लिए याद कर लें, वरना कैटेगरी याद करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंशियल कंडीशन, सब्सटेंशियल लॉस और नेगेटिव इक्विटी, मुसलसल लॉस आ रहा है 2-3 सालों से, कंपनी के सारे रिजर्व बढ़ गए हैं, इक्विटी नेगेटिव हो गई है। खुद बताइए गोइंग कंसर्न पे डाउट क्रिएट होता है कि नहीं कि कंपनी बंद हो जाए? आप जो इवेंट बताता जाओ ना, आपने अपने आप से एक सवाल पूछना है, क्या इसकी वजह से कंपनी बंद हो सकती है? अगर अंदर से जवाब आए यस, तो आपने टिक लगा देना इसको। अगर जवाब आए अंदर से नो, आपने कहना सर समझ नहीं है, दोबारा समझाए। एक एक इवेंट बताऊंगा, आपने अपने आप से क्या सवाल पूछना है, क्या इसकी वजह से कंपनी बंद हो सकती है? अगर जवाब आए यस, टिक लगा दे, अगर जवाब आए नो, आपने कहना सर एक्सप्लेन करें, नहीं समझे। सब्सटेंशियल लॉसेज और नेगेटिव इक्विटी, मुसलसल लॉसेज हो रहे हैं, इतने लॉस के इक्विटी रिजर्व सारे उड़ गए, ओके लगाए टिक। फिर नेट लायबिलिटी और नेट करंट लायबिलिटी पोजीशन, एसेट्स कम है, लायबिलिटी ज्यादा है, लगाए टिक। फिर नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोज, यानी इनफ्लो कम है, आउटफ्लो ज्यादा है, करें या पाकिस्तान के, ठीक है। इनएबिलिटी टू पे डेट्स आर कंप्लाई विद टर्म्स ऑफ लोन एग्रीमेंट, लोन की टर्म्स एंड कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, ड्यू डेट है, पैसे अदा करने के लिए नहीं है, बैंक्रप्सी, तो वो गोइंग कंसर्न फारी होगी ना, टिक लगाइए। एरियर्स आर डिसकंटिन्यूएशन ऑफ डिविडेंड, साल से डिविडेंड पे नहीं किया, ये स्टॉक एक्सचेंज की रेगुलेशन में आपने नहीं अभी पढ़ा होगा। 3 साल तक अगर कोई कंपनी डिविडेंड ना पे करे, 3 साल, 1 साल, तो उसे जस्टिफिकेशन देनी पड़ती है, क्योंकि ऐसी इन्वेस्टर कंपनी किस लिए बनती है? प्रॉफिट के लिए, और डिविडेंड ही नहीं पे कर रहे, तो भाई तेरे जीने का फायदा, डिविडेंड कंपनी की बात कर रहा हूं। एडवर्स की फाइनेंशियल रेशियोज, करंट रेशियो नेगेटिव,
डेट इक्विटी रेशियो बहुत ज्यादा है, जीपी रेशियो नेट प्रॉफिट रेशियो मुसलसल कम हो रही है। ये सारी जो रेशियोज आपने काउंटिंग में पढ़ी है ना, सारी की सारी नेगेटिव हो जाए। अच्छी बात है कि गलत? गलत बात है। इसमें करंट रेशियो भी आ जाएगी जो आप ऊपर पढ़ चुके हैं, एसेट्स लायबिलिटी, हाँ करंट रेशियो। भाई ये सब सारे एग्री अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ इसकी वजह से कंपनी बंद हो सकती है। ठीक लगाए। आगे चलते ऑपरेटिंग कंडीशन। मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट एंटिटी आर टू सीज ऑपरेशन। मैनेजमेंट का इरादा है बंद कर देंगे, तो भाई मैनेजमेंट नहीं कंपनी चलानी थी, मैनेजमेंट का इरादा बंद कर देंगे तो ठीक है। मैनेजमेंट इंटेंशन टू लिक्विडेट, जहाज उड़ रहा है 20-25 हज़ार मीटर की बुलंदी पे, एक बंदे ने छलांग, दरवाजा खुला छलांग लगाने लगा, दूसरे कहने लगे, मुसाफिर कहने लगे भाई क्यों छलांग लगाने लगे हो? मैं कहने लगा पेट्रोल खत्म हो गया है, मैं जहाज का पायलट हूं। ठक। जब पायलट ने ही फैसला कर लिया छलांग लगाने के लिए, तो बाकी कंपनी का क्या? भाई उसके खत्म होना कंफर्म है कि नहीं? मैनेजमेंट का जब इंटेंशन आ जाए, इरादा आ जाए, जब मैनेजमेंट फैसला कर ले कंपनी को डुबोना है, तो फिर वो कंपनी तो डूबे ही डूबे। लॉस ऑफ की मैनेजमेंट। आपको पता चले माइक्रोसॉफ्ट से बिल गेट्स ने रिजाइन कर दिया, ये की मैनेजमेंट, ठीक है, की मैनेजमेंट होता है ना। लॉस ऑफ, जैसे पॉलिटिकल पार्टी की अच्छी एग्जांपल दी। भाई आपको पता चले कोई पॉलिटिकल पार्टी के हमारे यहाँ जो सिस्टम होता है उसमें जो मेन लीडर है वही आली नाल होता है अमूमी तौर पे, लोग भी उसी पर्सनालिटी की वजह से, वो जमात की वजह से, पर्सनालिटी की वजह से। अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर है वो पता चले कि वो छोड़ के हमने कहा बस आए ना, मेरा इससे कोई, इस जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, वो जमात तो गई ना। लॉस ऑफ की, याद रखे कंपनीज के अंदर कुछ ब्रेन होते हैं, वो अगर छोड़ जाए तो कंपनी फिर, जैसे वो पिछले खबर आई थी वो चैट जीपीटी का जो था, नाम भूल गया उस दिन से, उन्होंने उसको निकाल दिया था, चीफ एग्जीक्यूटिव जो था जिसने आर्टिफिशियल चैट जीपीटी जो है उसको लॉन्च किया था, उसको निकाल दिया तो भूचाल ना आ गया। उन्होंने कहा जी अब कैसे चलेगी, इसके पास तो इतने आइडियाज थे, इसने तो मजीद इसको अपडेट करना था, इन्वेस्टर का प्रेशर आया, वो इसको दोबारा उन्होंने रिस्टोर किया। लेकिन अगर रिस्टोर ना करे, इस तरह की मैनेजमेंट हो, तो क्या बताइए वो उसी तरीके से कंपनी चल सकती है? नहीं चल सकती। लॉस ऑफ की मैनेजमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट भी आप लिख सकते हैं इसके आगे ब्रैकेट में, विदाउट रिप्लेसमेंट। लॉस ऑफ मेजर मार्केट फ्रेंचाइज लाइसेंस। हमारी प्रोडक्ट 60% सेल होती थी दुबई में, और गवर्नमेंट ने बैन लगा दिया कि भाईजान अब आप एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। लॉस मेजर प्रोडक्ट मार्केट फ्रेंचाइज लाइसेंस। गवर्नमेंट हमारा लाइसेंस रिवोक कर दे, लाइसेंस कैंसिल कर दे कि जी आप जो गाड़ी बनाते हैं उसकी तो ब्रेक टाइम पे लगती नहीं है, आपने लाइसेंस, आपने जो खांसी का सिरप बनाया, ये केस आया था खांसी का सिरप वाला, उसको पी के तो लोग मर रहे हैं, मरे। वो एक इंडिया का बैच भी था, किसी कंट्री में एक्सपोर्ट किया, उन्होंने पता चला बच्चों की डेथ हो गई, तो उस कंपनी को क्या मजीद इजाजत दी जाएगी एक्सपोर्ट करने? लॉस ऑफ लार्जेस्ट कस्टमर। अच्छा मेजर कस्टमर नहीं बोला, बिग कस्टमर नहीं बोला, क्योंकि मेजर या बिग कस्टमर तो बहुत से हो सकते हैं। लार्जेस्ट कस्टमर, केस स्टडी में कहना मेजर कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, आपने कहा कोई मसला नहीं। उसने कहा बिग कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, कोई मसला नहीं। अगर उसने कहा ऐसा कस्टमर बैंकरप्ट हुआ जिसको 55% सेल उसी को देते थे, आपने कहा वो कंपनी तो गई। जब कभी सिर्फ मेजर वर्ड बोले ना, इसका मतलब लार्जेस्ट नहीं होता, लेकिन जब उसके साथ बता दे कि इस कस्टमर को इतने % सेल होती थी, तो इसका मतलब ये लार्जेस्ट है। आम कस्टमर बैंकरप्ट हो जाए ना, अब बच्चे स्टूडेंट क्या करते हैं भला, हर कस्टमर बैंकरप्ट हो जाए, कहते हैं गोइंग कंसर्न, गोइंग कंसर्न, और हर कस्टमर की बैंकरप्सी में गोइंग कंसर्न थोड़ी होगी। लार्जेस्ट कस्टमर, लार्जेस्ट कस्टमर, ठीक है। वो एक जमाने में पता नहीं क्या सिचुएशन है, एक जमाने में ना वो फोन होते हैं ना जब वो नंबर वाले घुमाने वाले, तो वो 2 सप्लायर बनाते थे, एक होता था कैरियर टेलीफोन इंडस्ट्री सिटीज, और एक होता था टेलीफोन इंडस्ट्री पाकिस्तान टिप। अगर पुराना कभी नजर पड़े ना, कभी आपने देखा हो, उसके ऊपर टीआईपी लिखा होता था। ये दोनों जो सप्लायर्स होते थे ना, इनका कस्टमर एक ही था पूरे पाकिस्तान में, एक ही बड़ा कस्टमर था। कौन सा? पीटीसीएल। वही टेलीफोन सर्विस प्रोवाइड करता है ना। अब अगर एक कंपनी ये टेलीफोन सेट बना के पीटीसीएल को बेचती है, पीटीसीएल तो वो टेलीकॉम सर्विसेज देते थे वो फिर, और पीटीसीएल कहें नहीं आज के बाद हमारा लाइसेंस कैंसिल, हमने आपसे नहीं सेट खरीदने, क्या किसी और को बेच सकती है? नहीं बेच सकती। तो फिर लार्जेस्ट कस्टमर, लाइसेंस कैंसिल, ऑर्डर कैंसिल, कंपनी क्या हुई? बैंकरप्ट। ठीक है। इसी तरह सप्लायर, अगर हमारा जैसे ये गाड़ियां जो होती हैं, ये होंडा वगैरह, या ये जो पेंट बनाने वाली कंपनी निपॉन वगैरह, इनका जो रॉ मटेरियल आता है जापान से आता है, इधर नहीं, जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है कुछ अर्सा पहले तक। अगर जापान वाले कहते हैं हमने आपको रॉ मटेरियल नहीं बना के भेजना, क्या पाकिस्तान में वो होंडा गाड़ी बन सकती है? नहीं बन सकती। पेंट बन सकता नहीं, रॉ मटेरियल से, इधर तो वो सिर्फ समलिंग वगैरह करते हैं। तो अगर सप्लायर नहीं रहा, कंपनी नहीं रहेगी। कस्टमर नहीं रहा बड़ा, सबसे बड़ा, कंपनी नहीं रहेगी। हाँ सप्लायर के अगर आप सब्स्टिट्यूट है, देखिए अगर सब्स्टिट्यूट है ना, फिर तो ना कस्टमर जाता जाए, सप्लायर जाता जाए, फिर तो कोई मसला नहीं। लेकिन अगर सब्स्टिट्यूट नहीं है, फिर मसला होगा। लेबर डिफिकल्टीज, लेबर यूनियन हड़ताल कर दी उन्होंने। लेबर ने कहा सर हम काम नहीं करेंगे, मशीनरी बंद, जब तक हमारी सैलरी डबल नहीं करते। लेबर डिफिकल्टीज होती है। और बात ऐसा होता है कि कोई झगड़ा हो गया, उन्होंने मालिक से कहा सर आपके बेटे ने आके ना हमारा एक मजदूर जो है उसको थप्पड़ मार दिया, अब जब तक वो माफी नहीं मांगेगा हम मशीनें बंद। जी हाँ, पूरा ये प्रॉब्लम नहीं चल सकती। लेकिन प्रॉब्लम अगर स्टार्ट हुई है, हमारे देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि इन सारे इवेंट्स की वजह से गोइंग कंसर्न नॉट एप्रोप्रिएट हो जाएगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि डाउट क्रिएट हो जाएगा।
डाउट क्रिएट हो जाए। इन सारे, जिस तरह मैंने आपको पहले वो स्कोप लिमिटेशन की एग्जांपल्स पढ़ा के नीचे कहा था ना, अगर अल्टरनेटिव प्रोसीजर से एविडेंस मिल जाए तो ये सारी जीरो हो जाएगी। उसी तरह ये सारी एग्जांपल पढ़ा के मैं बताऊंगा, अगर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके पता चला सारा कुछ ठीक है तो ये सारा जीरो हो गया। लेकिन अगर एडिशनल प्रोसीजर परफॉर्म करके भी तसल्ली ना हुई और पता चला ये मसला बढ़ गया, फिर तो रिपोर्ट तक बात पहुंचेगी। हाँ, गोइंग कंसर्न एप्रोप्रिएट या नॉट एप्रोप्रिएट का डिसीजन इसके बाद ही होगा, अभी नहीं कर रहा। शॉर्टेज ऑफ इंपोर्टेंट सप्लाईज, रॉ मटेरियल शॉर्ट हो गया, नहीं मिल रहा मार्केट में कहीं। एंट्री ऑफ हाईली सक्सेसफुल कंपेटिटर, मार्केट में बड़ा, हम अपनी प्रोडक्ट जो है वो 10,000 पर यूनिट बना के सोलर पैनल बेच रहे थे, चाइना वालों ने 5,500 का बेचना शुरू कर दिया। एक ऐसा कंपेटिटर आ गया, उसने चाइना से इंपोर्ट कराया सोलर पैनल, वो 5500 में बेच रहा है। हम तो गए। लीगल एंड अदर कंडीशन, नॉन कंप्लायंस विद लीगल रिक्वायरमेंट, लॉ की वायलेशन करे, लॉ क्या करता है? लाइसेंस कैंसिल कर देता है। वो एक दिन छुट्टी हुई थी, हमें जरा पढ़ाने का ज्यादा शौक था, कॉलेज ऑन कर दिया, वहां ना पूरे सचमुच आ गए, मैंने कहा दे बंदे हमने, हम जाके एफआईआर दर्ज करवाएं। फिर क्या हुआ, इस पे तारीख खामोश है, मोरख इस पे खामोश है। तो लीगल रिक्वायरमेंट की वायलेशन करें तो फिर गवर्नमेंट क्या करती है? लाइसेंस कैंसिल कर देती है। ये नॉन कंप्लायंस, ये इसको ध्यान में रखिएगा, ये टिक लगा ले, बल्कि ये कल बताना था लेकिन आज बता रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही अहम है, बाकी भी इनमें कुछ अहम है, कल बताऊंगा। चेंज इन लॉ, गवर्नमेंट पॉलिसी एक्सपेक्टेड टू एडवर्सली इफेक्ट द एंटिटी, लॉ चेंज हुआ और इसका एडवर्स इफेक्ट आएगा। अच्छा, अगली मिसाल से आप उछल पड़ेंगे, अगली दोनों मिसालों से हैरान परेशान हो जाएंगे और फिर कहेंगे सर आपने तो कहा था कि डुप्लीकेशन नहीं होनी। अगली मिसाल से, सेकंड लास्ट एग्जांपल सुने। पेंडिंग लीगल और रेगुलेटरी प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द एंटिटी दैट मे इफ सक्सेसफुल रिजल्ट इन क्लेम्स दैट एंटिटी इज अनलाइकली टू बी एबल टू सेटिस्फाई। अब कहे सर ये तो एमसीक्यू मैटर में पड़ा था, ये किधर से आ गया? अब सुनिए, एक होती है नॉर्मल लिटिगेशन, रूटीन की लिटिगेशन, वो की ऑर्डर मैटर में जाएगी, वो फिर पढ़ेंगे। एक होती है एक्सेप्शनल लिटिगेशन, उससे ज्यादा अहम है एमसीक्यू मैटर। एक होती है ऐसी लिटिगेशन कि अगर आपके खिलाफ हो गया फैसला, आप उसको पूरा नहीं कर पाएंगे, वो एक्सेप्शनल लिटिगेशन से भी दो हाथ आ गया। इफ अनसक्सेसफुल कंपनी इज अनएबल टू सेटिस्फाई, कंपनी इज अनएबल टू पे, ये एक्सेप्शनल से भी दो हाथ आ गया। अगर केस स्टडी में सिर्फ लिटिगेशन लिखा हुआ ना, वो एक्सेप्शनल लिटिगेशन है। अगर उसके साथ लिखा हुआ लिटिगेशन, अगर कंपनी हारी पेमेंट नहीं कर पाएगी, वो क्या है? गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है। समझ आ रहा है आपको? जब ये शुरू में ये सिगरेट वगैरह याद हुए ना कंपनी बनाने, तो अभी तो लिखा नजर आता है तंबाकू नोशी सेहत के लिए नुकसानदेह है, वजारत सेहत, वो पहले नहीं लिखी होती थी वार्निंग। तो एक पर्सन ने प्रोडक्ट इस्तेमाल करना शुरू की, लंग कैंसर हो गया, उसने कंपनी के खिलाफ केस कर दिया कि सर इनकी प्रोडक्ट नुकसानदेह है, इससे कैंसर हो जाता है, मुझे डॉक्टर ने बताया इस वजह से कैंसर, और इन्होंने बताया, मुझे वार्निंग नहीं किया। केस चला, वो बंदा केस जीत गया और उसको इतनी हैवी कंपनी को पेनल्टी पड़ी, क्योंकि देखें जो गवर्नमेंट है ना, किसी भी मुल्क की गवर्नमेंट, वो लोगों की जान के ऊपर कंप्रोमाइज नहीं करती। एक बंदे को भी प्रोडक्ट से नुकसान होना, उसकी डेथ हो जाए, वो कंपनी को बंद कर देते हैं, बाकी बंदों के मरने का इंतजार नहीं करते। तो अच्छा पाकिस्तान तो अगर फर्ज कीजिए और कंपनी पे नहीं कर पाई, बंद होगी उसके बाद, और लेकिन बाकी कंपनी ने सबक हासिल किया, उन्होंने लिखवाना शुरू कर दिया सेहत के लिए नुकसानदेह है, इस्तेमाल ना करो, ठीक है। तो मुझे बताइए, अगर आप उस कंपनी के ऑडिटर होते और ये केस चल रहा होता, क्या आप एमसीस, और आपको पता होता कि अगर कंपनी हार गई तो कंपनी के पास पैसे नहीं है पे करने के लिए, सिर्फ एमसीस और मैटर में डालते हैं, या कि उससे भी ज्यादा अहम चीज गोइंग कंसर्न अनसर्टेनिटी है, ठीक है जी। और ये लास्ट अनइंश्योर्ड, ठीक है, टाइम हो गया, ये आखिरी एग्जांपल, उसके बाद बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मैं एग्जांपल ना आपको ये भी कह सकता था रीड करके आओ, आगे नहीं बढ़ा, लेकिन मैं कोशिश की ईमानदारी से एक एक एग्जांपल को डिटेल में, क्योंकि इससे केस स्टडी टेस्ट होगी। अब ये भी आप कहें, हाँ, मेजर अनइंश्योर्ड और अंडर इंश्योर्ड कैटास्ट्रोफे ऑफ मेजर प्रोडक्शन फैसिलिटी, मेजर प्रोडक्शन फैसिलिटी डिस्ट्रॉय हो गई, आग लग गई। अब कहें सर ये तो एमसीक्यू मैटर की एग्जांपल थे, बोल तो एमसीक्यू मैटर, यहाँ के अहम लफ्ज, अहम कंसेप्ट ये नहीं है मेजर प्रोडक्शन फैसिलिटी, अहम कंसेप्ट है अंडरस्टूड। इसको अंडरलाइन करें, इसको अंडरलाइन करें। इसका मतलब ये हुआ, अगर मेजर प्रोडक्शन फैसिलिटी को आग लग गई, हम देखेंगे इंश्योरेंस हुई थी कि नहीं। अगर इंश्योरेंस हुई थी, एमसीक्यू मैटर, और अगर इंश्योरेंस नहीं हुई थी तो आपने मेजर प्रोडक्शन फैसिलिटी के ऊपर फोकस नहीं करना, फायर के ऊपर फोकस नहीं करना, अनइंश्योर्ड या अंडर इंश्योर्ड के ऊपर फोकस करना है, समझ में? तो ये मिलती जुलती एग्जांपल है, लेकिन सेम नहीं है। ये पेंडिंग लीगल और अनइंश्योर्ड, ये बार बार ना पूछेगा सर ये एमसीक्यू मैटर आना है कि गोइंग कंसर्न, कुछ समझ आई बात की? चलिए यहाँ पे फुल स्टॉप कीजिए। अब आपकी जो असाइनमेंट है वो मैं रिवाइज कर दूंगा, रिवाइज करके आपको भेज दूंगा, क्योंकि पूरा नहीं ना हो सका। हाँ जी, टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग आज आ जाएगी। अच्छा, जो स्टूडेंट डेली बेसिस के ऊपर असाइनमेंट करते रहे हैं वो कल अपना रजिस्टर लेते आए, ताकि उनको प्राइज दिया जाए, रोज काम करने का इनाम दिया जाए। जो स्टूडेंट्स डेली असाइनमेंट करते आए हैं, कर रहे हैं, थोड़ी बहुत ऊंची नीच हो जाती है, लेकिन हमारी कोशिश होगी उसमें भी इनाम मिल जाए, थोड़ी बहुत ऊंची। आज अच्छा, पहले अनाउंसमेंट हो गई थी, आज अनाउंसमेंट हुई है,
आपका टेस्ट कब है? आज ही? हाँ, तो कल कर लें, कल आप लेते आइएगा और कल रजिस्टर सबमिट करवा दीजिएगा, फिर हम परसों आपको रजिस्टर प्राइस समेत वापस कर देंगे। ठीक है जी, चलिए आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।